तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते आप लोगों के सामने यहाँ पर नेक्स्ट डे जो है वो भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक नया महीना आप लोगों का स्टार्ट हुआ था और उसका एक दिन और आप लोगों की जिंदगी में से अब यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो ये नया महीना किस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट किया और कैसा रहा इसके बारे में जरूर बताना। इसी के साथ में यहाँ पर अपना पिछला महीना मैंने आप लोगों को एनालाइज करने के बोला था, तो उसको भी आप लोगों को एनालाइज करना है ताकि आने वाले महीने को ढंग से आप लोग यूटिलाइज कर सकें। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे क्या होगे, अपनी लाइफ को आप लोग प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे और एक सही डायरेक्शन में लेकर आप लोग चल पाओगे। तो एक छोटी सी इसलिए बात बोलता हूं क्योंकि अगर ये आप लोगों ने अपने समय को काउंट करना स्टार्ट कर दिया, कभी भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ओके, इसी के साथ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर, आज जो है आप लोगों को पता है मॉर्निंग से यहाँ पर बजट आना था, उसी के साथ में बजट को पहले सुना, फिर उसको पूरा एनालिसिस किया, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई, जिसकी वजह से टाइम जो है वो काफी ज्यादा लेट हो गया। तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों की इसलिए लेट आ रही है क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम नहीं बच पाया कि इसको प्रॉपर वे में वीडियो को जो है मैं यहाँ पर टाइम दे पाता। तो इसके चलते फिर मैंने सोचा कि इसको आराम से बैठ के बनाता हूँ, थोड़ा सा लेट अपडेट कर देंगे, कोई नहीं, पर जो डेटा है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस करूंगा, जिस तरीके की वीडियो आती है उसी लेवल की आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी, कोई भी दिक्कत आप लोगों को सामने नजर नहीं आएगी। यानी कि मतलब यह है कि कंटेंट के साथ में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, एग्जाम के साथ में कोई खिलवाड़ी नहीं। बेसिकली यही रहता है कि हाँ, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर सको। तो यही बेसिक पर्पज है मेरा, इसलिए वीडियो मैंने कहा चलो थोड़ी लेट हो जाएगी, कोई नहीं, पर लेकिन अच्छे से बिल्कुल बनाकर डालते हैं। और फिर एक बात ये भी थी, बेसिकली देखिए आप लोगों को ना जो मैंने वीडियो बनाकर डाली, एक तो क्वेश्चन की आ गई थी सुबह, उसके बाद में फिर दिशा आप लोगों की बजट की आ गई, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि मतलब नहीं, एक तरीके से जो चीजें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी और ज्यादा अगर लेट हो जाता मैं तो फिर यहाँ पर सुबह फिर उठना था, सुबह फिर हिंदू भी बनाना था, तो उसका भी एक बैलेंस बनाना पड़ता है। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग इसको सपोर्ट करिएगा क्योंकि कई बार हो जाते हैं ऐसे इश्यूज और यहाँ पर चीजें फिर बैलेंस करनी पड़ती है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, इंपॉर्टेंट मुद्दा यह कि वीडियो जरूर आएगी। अगर अभी नहीं आती वीडियो शाम को तो मॉर्निंग में आती, पर वीडियो जरूर आती। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, वीडियो नहीं रुकेगी तो वीडियो हमेशा आप लोग की चलती रहेगी। ओके, बात करते हैं जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। आप लोगों ने कई सारे ऐसे इंसान, अगर ये कोटेशन आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छा आप लोग के माइंड में कौन सा ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप लोग तुरंत सोचते हैं? अच्छा, मैंने कोटेशन पढ़ी, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं तो वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में कई सारे इंसान आए, जैसे कि आप लोग बताइए आप लोग के दिमाग में कौन कौन आया, फिर मैं बताता हूं। वीडियो को पॉज करके उन इंसानों के नाम लिखिए जो आप लोग के दिमाग में आए। तो मेरे दिमाग में एकदम सबसे पहले तो इलोन मस्क आया, ठीक है, रोनाल्डो, सचिन तेंदुलकर, ये ऐसे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने काफी लार्ज स्केल पर प्रेजेंट टाइम में जो ये काम कर रहे हैं। पुराने टाइम में अगर आप लोग उठा लो आज के डेट में, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम सर जैसे इंसान आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अपनी हिस्ट्री उठा के दे लो तो हमारे सारे फ्रीडम फाइटर हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ये ऐसे ऐसे नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिन्होंने दुनिया के ऊपर इंपैक्ट डाला है, कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग के दिमाग में कौन आया था, आप लोग भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप भी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि अपनी जिंदगी तो जीकर ही अच्छे से जाओ, इसी के साथ में सोसाइटी में भी ऐसा इंपैक्ट डालकर जाओ कि आने वाली जनरेशन भी याद रखे। वही होता है रियलिटी में जीना। तो काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से टकटकी लगाकर आप लोग देखेगा और जो भी कंफ्यूजन होगा उसको दूर करते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। तो आइए यहाँ पर आज का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये लो, चलो आंख बंद कर लो इसको, एक सेकेंड यार, ये देखो दो स्लाइड है, एक ऊपर नीचे, एक ये होगी और इसके नाम में एक नीचे है, ठीक है, दोनों में देखो ये होता है, फिर थोड़ा सा कर देना थोड़ा सा काम। चलिए कोई नहीं, ये मैं इसको क्विज लगाना मतलब पूरा वो नहीं, क्विज की फॉर्म में नहीं बना पाया मैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग यहाँ पर इसको, ये टॉपिक्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट डे आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे जिनको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद में इंडिया और बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, हमारी कंट्री में जो वीरता के चक्र दिए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ में फिर यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, हमारे देश में किस तरीके से चीजें मैनेज की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर गार्बेज फ्री सिटी करने की बात की जा रही है, समझेंगे हमारी कंट्री में आज की डेट में नेशनल कैपिटल रीजन में क्या क्या काम कर रहे हैं, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को जानने को मिलेगा, और भी कई सारी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। यानी कि लेक्चर जो है काफी प्यारा रहेगा, उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जहां पर भी जो भी डाउट होगा उसको आप लोग को पूछ लेना है, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोग को मिल ही जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में। तो क्या है इंपोर्टेंट डे, समझ लेते हैं। यहाँ पर वेटलैंड, अगर बात करें वर्ल्ड वेटलैंड, यानी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा वेटलैंड का नाम लेते ही क्या आना चाहिए आप लोगों के माइंड में, कोई भी झील आ जानी चाहिए, कोई लेक जो आप लोगों ने आसपास में देखी होगी, तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में वो क्लिक करना चाहिए। तो वेटलैंड अगर आप लोग यहाँ पर एक बार माइंड में आप लोगों के क्लिक करता है तो उससे क्या रहेगा, उससे ये रहेगा कि आप लोग यहाँ पर नहीं किसी चीज की इमेज बना लेना माइंड में।
तो जैसे अगर आप लोग इमेज बना लोगे तो फिर आप लोग वहां पर उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। तो बेसिक पर्पज इसका ये रहता है कि अगर कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है आप लोगों के माइंड में तो उसको आप लोग एक तरीके से इमेज बना लो। तो यहाँ पर बात की जा रही है वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। तो इनके जो लेक होती है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर काफी बड़ा वो इंपैक्ट डालती है जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं। तो 2 फरवरी ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेसिक पर्पज यहाँ पर क्या है? बेसिक पर्पज यहाँ पर ये कि ये जो डेट क्यों अडॉप्ट की गई है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अडॉप्ट किया था कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, यानी कि कोई एक ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कन्वेंशन जो कि वेटलैंड यानी कि जो लेक है उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सामने निकाल कर लेकर आए थे। और फिर यहाँ पर पहली बार हम लोगों ने डे सेलिब्रेट किया गया था 1977 में, ठीक है, 1997 में। तो ये इसके साथ में अवेयरनेस फैलानी होती है क्योंकि वेटलैंड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वो झील है यार, वहां पर बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पक्षी है जो आज तक नहीं देखे, ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से ये इन्वायरमेंट के साथ में जब हम लोग कनेक्ट रहते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। कहीं पर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को एक तरीके देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या डिफरेंट दिख रहा है। उन्हें कहते हैं कि आंखों को थोड़ा सा खोल कर रखिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अन्ना 24 घंटे चौकन्ना वो वाला काम आप लोग को करना है। बेसिकली बस ये है कि हाँ पता होना चाहिए कि आप लोगों के इर्द गिर्द चल क्या रहा है। यहाँ पर जो थीम है काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है जब भी हम लोग यहाँ पर कोई थीम के बारे में बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए। अब ये तो आप लोगों का करंट का टॉपिक हो गया जो मैंने आप लोगों से कवर कर लिया वेटलैंड के बारे में, ठीक है। यानी कि ठीक है वर्ल्ड वेटलैंड डे है, पर लेकिन रियलिटी में अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बताऊं अगर मैं यहाँ पर, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा एग्जाम में, उसको बोलते हैं स्टैटिक पोर्शन यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। मैंने शब्द यूज किया यहाँ पर कि 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं और एक कन्वेंशन के बारे में आप लोगों को बता दिया। पर रियलिटी में कन्वेंशन है कौन सा? ये कन्वेंशन वही कन्वेंशन है जिसके बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, जिसको आप लोग रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। तो 2 फरवरी 1971 में यहाँ पर रामसर कन्वेंशन जो था वो यहाँ पर पिक्चर में आया था ताकि वेटलैंड जो है वो यहाँ पर उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। और रामसर जो है यहाँ पर ये एक सिटी है ईरान के अंदर में, और यहाँ पर ये कन्वेंशन हुआ था तो उसी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम जो है वो रामसर कन्वेंशन रख दिया गया था। तो 2 फरवरी 1971 में ये जो कन्वेंशन था वो साइन किया गया था और इसी के साथ में आने वाले टाइम में फिर आगे चलकर 21 दिसंबर ये 1975 में ये कन्वेंशन जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो इसी के चलते यहाँ पर 2 फरवरी डेट रखी गई इस कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए। और जब भी यहाँ पर ये बात आती है आप लोग हमेशा याद रखा कीजिए हमारी कंट्री के बारे में, मतलब अपनी कंट्री के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ हमारे देश में अगर इसके बारे में कोई पूछता है तो हमारे देश में कि रामसर साइट कितनी है, ठीक है, लेटेस्ट यहाँ पर कितनी साइट है, अगर कोई आप लोगों से पूछे हमारे देश में तो याद रखिएगा रामसर कन्वेंशन के तहत हमारे कंट्री के अंदर में टोटल मिलाकर 47 साइट है आज की डेट में जब ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 47 है, ये चेंज होती रहती है क्योंकि इसके अंदर नई नई साइट जो है वो ऐड होती रहती है। तो इसलिए इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, जो लेटेस्ट साइट यहाँ पर ऐड होती है उसके बारे में आप लोग जरूर याद रखना। और ये मैं नॉर्मली आप लोगों से क्वेश्चन भी इसलिए पूछता हूं क्योंकि ताकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ज्यादा पुरानी चीजें आप लोगों से नहीं पूछी जाती हैं, लेटेस्ट के ऊपर कई बार इनका ध्यान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट जो है अभी कौन सी ऐड हुई है 2021 के अंदर में, तो वो आप लोग को बतानी है, ये आप लोग के सामने क्वेश्चन है। और ये बता दूं 2021 में 4 ऐसी साइट है जो ऐड हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो लेटेस्ट कौन सी है वो आप लोग को बतानी है और ये सारी जो थी मई और अप्रैल के महीने में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि उसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखेंगे तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे और उस टॉपिक को भी कोरिलेट कर पाएंगे। तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई रामसर साइट के बारे में और करंट हो गया आप लोगों का क्या, ये हो गया वेटलैंड, ठीक है। तो डे पूरा टॉपिक हो गया आप लोगों का एक। आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है नाम से अगर आप लोग समझेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया को गार्ड करने वाली फोर्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं। ये जो डे है हमारी कंट्री में 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने बोला कोस्टल एरिया को गार्ड करना, यानी कि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर आप लोगों को 9 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे जो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड है, ठीक है। 9 राज्य ऐसे देखने को मिलेंगे और यूनियन टेरिटरी कितनी है, अभी 4-5 दिन पहले मैंने बताया था कितनी कोस्टल एरिया में यूनियन टेरिटरी बची है। एक तो हो गया इधर अंडमान निकोबार, ठीक है, एक हो गया यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है, एक हो गया यहाँ पर पुडुचेरी जिसके अलग अलग एरिया में आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट भी देखने को मिलते हैं। अब एक यूनियन टेरिटरी और है क्या या फिर 2 हैं, उनके नाम आप लोग को बताने हैं, इतना तो कम से कम आप लोग को पता होना चाहिए। थोड़ा सा देखिएगा तो टोटल मिलाकर जो ये कोस्टल एरिया होता है हमारे देश का, ये लगभग आप लोग को 9 राज्य जो है यहाँ पर मिलाकर इनको देखेंगे तो 7,500 किलोमीटर के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात की गई यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू। तो इसी के चलते हमारे देश में ये डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो डे सेलिब्रेट तो करते हैं हम लोग, इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को पता होनी चाहिए
कि क्या क्या चीजें हैं। हमारे देश में जब कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात हम लोग करते हैं तो हमारी कंट्री में 1 फरवरी 1977 में एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर हम लोग आए, जिसको बोलते हैं यहां पर कोस्ट गार्ड एक्ट, यानी कि CGA, कोस्ट गार्ड एक्ट। कोस्ट गार्ड एक्ट जो था यहाँ पर ये कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में पार्लियामेंट में एक कानून पास किया गया और ये यहाँ पर हमारी कंट्री में कोस्ट गार्ड जो है फोर्स बनाई गई। और किसके अंदर इसको रखा गया, जैसे हमारी कंट्री में एयरफोर्स, आर्मी और इसी के साथ में नेवी कहां आती है, यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। तो कोस्ट गार्ड को भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही यहाँ पर रखा गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना। तो 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड बनाई गई कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली देखने को मिलता है। तो मैरीटाइम जो इंटरेस्ट है हमारा उसको बेसिकली लोग जो है उसको इन्फोर्स करना, तो ये इसका बेसिक पर्पज रहता है। तो यहाँ पर ये जो है कोस्ट गार्ड ये हमारी कंट्री में, मैंने अभी ये बेसिक इंफॉर्मेशन बताई, तो इसके बारे में ये बातें आप लोग याद रखिएगा। कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, देखा यहाँ पर मुंबई में जब अटैक हुआ था, ठीक है, तो उनके द्वारा जो एंट्री की गई थी यहाँ पर वो कोस्टल एरिया की साइड से एंट्री की गई थी, तो ताकि कोस्टल एरिया में कल को चलकर कोई ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिले, तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिक चीजें देखने को मिलती है। कोस्ट गार्ड जो है इसके बारे में अगर आप लोग जाकर देखेंगे तो रीजनल हेडक्वार्टर भी इनके बना रखे हैं। जैसे मुंबई में एक रीजनल हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है, एक आप लोगों को चेन्नई में देखने को मिलेगा, एक कोलकाता में, एक पोर्ट ब्लेयर में, एक गांधीनगर में। तो जो मुंबई वाला है उसको वेस्टर्न बोलते हैं, ठीक है, जो मुंबई की साइड में हो जाएगा उसको वेस्टर्न बोल देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो गया वेस्ट साइड में, ओके। इसी के साइड में जो यहाँ पर चेन्नई के अंदर में है उसको ईस्टर्न बोल देते हैं, वो इधर हो जाएगा। इसी के साथ में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है उसको कोलकाता वाले को बोल देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर अंडमान निकोबार के लिए अलग से ही नाम रख दिया गया, तो पोर्ट ब्लेयर में हो गया, और एक गांधीनगर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उसका नाम रखा है नॉर्थ वेस्ट रीजन। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि कंफ्यूजन में डालने के लिए, फिर कॉमन सेंस चेक करने के लिए आप लोग कोस्ट गार्ड के बारे में पढ़ाएंगे और बोलेंगे कोस्ट गार्ड का रीजनल हेडक्वार्टर कहां पर है, और क्या बोलेंगे आप लोगों को, वो सीधे सीधे ये बोल देंगे इसके बारे में कि भाई साहब ये कहां पर है, ये है बेसिकली राजस्थान के अंदर में या फिर मध्य प्रदेश के अंदर में। तो कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया के अंदर ही आप लोग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो इसके चलते जब आप लोग के माइंड में कोई ऐसा कंफ्यूजन डालने की कोशिश की जाए तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि आप लोग के साथ में, यानी एक तरीके से वो कहते हैं इंसान की, हाँ, आप लोग को एक बहकाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप लोगों को पता है, वो तो न्यू दिल्ली में आप लोग को देखने को मिलता है। तो जो मैंने बताया कोस्ट गार्ड डे, तो हो गया करंट, और इसी के साथ में ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो सारी मैंने आप लोगों को बताई, ये हो गया स्टैटिक पोर्शन। तो इसको कहते हैं करंट प्लस स्टैटिक पोर्शन। तो ये होता है आप लोगों का पूरा टॉपिक तैयार, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर आप लोग बात करें तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों से डिफेंस सिक्योरिटी के अंदर भी यहाँ पर ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने यहाँ पर जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में अगर आप लोग बात करिएगा तो जीएस पेपर 2 के साथ में भी आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली बोला जाता है कि ये उस टॉपिक का हो गया, उस टॉपिक का हो गया, पर रियलिटी में आप लोगों को टॉपिक जो है वो इंटरलिंक होते हुए नजर आ जाएंगे। एक ऐसा टॉपिक भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है जो चारों पेपर में पूछा जा सकता है। जैसा मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था, एक बार आप लोगों को बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, ठीक है, चेंज किया गया, तो ये हर जगह आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा वहां पर, ठीक है, तो जीएस पेपर 1 के बारे में आ जाएगा, हिस्ट्री में पूछ लेगा, जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पर बात करेगा उसकी इकोनॉमी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, आर्टिकल 370 के कॉन्स्टिट्यूशन एंगल के बारे में, तो जीएस पेपर 2 में आ जाएगा आप लोगों का। वहां पर आर्टिकल 370 हटने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारी आईटी कंपनी बंद थी क्योंकि इंटरनेट बंद हो गया, तो वहां पर इकोनॉमी की कैसी कंडीशन देखने को मिली, व्यापारियों का व्यापार ठप हो गया, तो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर आप लोग का आ जाएगा। और जीएस पेपर 4 में वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि काफी सारे लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्या ये एथिकल है, वहां पर इस तरीके से जो चीजें देखने को मिल रही थी, वहां पर बच्चे जो है एक तरीके से बच्चे जो है उनकी एजुकेशन बिल्कुल खत्म हो गई, उनकी जो मीडिया की एक तरीके से फ्रीडम थी वो खत्म हो गई, तो कई सारे ऐसे एथिकल इशू भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर नैतिकता को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 4 के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, तो कोई भी टॉपिक को आप लोग ऐसा नहीं कि एक एंगल से ही देखना है, अलग अलग एंगल से आप लोग उसको कनेक्ट कर लिया कीजिए, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी क्या है न्यूज में समझ लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कवर किया गया इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में, और यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश के साथ में व्यापार के बारे में कुछ लिखने के लिए अगर आ जाएगा तो इसको आप लोग वहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। बात क्या की जा रही है समझते हैं। बात यहाँ पर की जा रही है कि बांग्लादेश जो है वो रिसेंटली अभी टॉप डेस्टिनेशन बन गया है हमारी कंट्री में इंडियन पोमोग्रेनेट, ठीक है। तो पोमोग्रेनेट क्या होता है, बेसिकली अनार। अनार जो है हमारे देश में से बांग्लादेश में काफी सारे बेचे जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर लास्ट फ्यू ईयर में सबसे बड़ा डेस्टिनेशन हमारा बांग्लादेश बन गया है, यानी कि बांग्लादेशी हमारे अनार जो है वो काफी अच्छे से खा रहे हैं। तो इनका मतलब यह है कि उनको हमारे अनार जो है पसंद आ रहे हैं, हमारे अनार जो है वो काफी टेस्टी लग रहे हैं उनको, ठीक है।
पर लेकिन ये जो टेस्ट है बांग्लादेश वालों को पसंद आ रहा है। ये टेस्ट जो है ये अभी अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा, कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको पसंद नहीं आया, यानी कि उन्होंने बोला हमारे अनार अच्छे नहीं है। चलिए बात करेंगे उसके बारे में। अभी बात करते हैं लास्ट जो फिस्कल यानी कि लास्ट जो ईयर देखने को मिला 20-21 के बारे में बात की जा रही है, उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट था यहाँ पर ये वो था लगभग 68,000 टन आप लोग बोल सकते हैं फ्रूट का, जिसमें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी लार्ज स्केल पर हमारा जो ये व्यापार गया लगभग मोर देन 50% वो गया बांग्लादेश में अकेला। यानी कि अब नहीं कहते आप लोगों ने गांव में सुना होगा नॉर्मली कि आधे में गांव और आधे में राम, यानी कि आधे में तो ये एक इंसान और आधे में रह गई सारी दुनिया। तो आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली जब खाने के बारे में बात आती है कि इतने में तो सारा घर खा ले और इतने में ये अकेला खाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई बार ऐसे कमेंट सुने होंगे। तो कोई ज्यादा अगर खाना खाता है तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप लोगों की देखिए इंसान की डाइट होती है, जैसा इंसान की बॉडी है वो अपनी डाइट उसी तरीके से लेके चलता है, तो उसको इस तरीके से रखना है आप लोगों को हमेशा कि आप लोगों की बॉडी जो है वो फिट रहे। अब वो जितने भी हो, किसी की इतनी भी हो सकती है, वो कुछ भी काम कर सकते हैं। तो अलग अलग इंसान के अलग अलग जिंदगी जीने के तरीके होते हैं, ठीक है। इसके चलते आप लोगों से कई सारी और बातें यहाँ पर बेसिकली बताने वाला हूं। पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये जो हिता है कहां पर, ये सेमी एरिड कंडीशन में नॉर्मली देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो ये बेसिकली उगाया जाता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया कहां पर है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं हो गया इक्वेटर, ऊपर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनके बीच में यहाँ पर जो एरिया होता है वहां पर सबसे ज्यादा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। इन एरिया में यहाँ पर नॉर्मली इनके आसपास वाले एरिया में ट्रॉपिकल के ऊपर नीचे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा नॉर्मली सब ट्रॉपिकल एरिया। तो यहाँ पर ये चीजें जो है वो उगाई जाती हैं। तो इसके चलते आप लोगों से यहाँ पर कंडीशन पूछ ली जाती है कि कहां कहां पर ये चीजें इस तरीके से उगाई जाती हैं। तो ये छोटी छोटी जियोग्राफिकल कंडीशन आप लोग अगर याद रखेंगे तो आप लोग कभी भी यहाँ पर इसको भूल नहीं पाएंगे। और बांग्लादेश को हम लोग बेच पा रहे हैं, यहाँ पर ये काफी आसान भी देखने को मिलेगा। पोमोग्रेनेट जिसको अनार बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पुनिका अग्रानातुम, ठीक है। तो ये इसका आप लोग बेसिकली पीजी के नाम से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा हॉट ड्राई कंडीशन, बेसिकली अगर बात करें कोल्ड विंटर में, तो ये एरिया है जहां पर ये आप लोगों को नजर आता है उगाता हुआ। अगर ये तो देखिए आप लोगों से नॉर्मली ज्योग्राफिकल ये लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी पूछता है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन कई बार आप लोगों से पूछ लेता है। पर लेकिन अगर बात करें किस एरिया में उगाए जाते हैं, तो आप लोगों को स्टेट लेवल के एग्जाम या फिर दूसरे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कहां कहां पर अनार जो है सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में अनार जो है वो सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं। तो यहीं से ही एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होगा और यहां से हम लोग एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा करेंगे। तो ये वो एरिया है जहां पर ड्रोथ प्रोन एरिया है, यानी कि मैक्सिमम आप लोगों को पानी की काफी ज्यादा कमी यहां पर देखने को मिलेगी। तो अनार एक ऐसी खेती होगी कम पानी में भी आप लोग इसको उगा सकते हैं और इसके चलते कि अच्छा एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, तो किसानों को भी यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से लोकल एरिया में अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं किसानों के डेवलपमेंट के लिए भी। अगर बात करें यहाँ पर अनार के बारे में, तो अभी इंडिया का जो एक्सपोर्ट था यहाँ पर ये काफी स्टेगनेंट हो गया। स्टेगनेंट एक शब्द है जो कि नॉर्मली इकोनॉमी के लिए भी यूज किया है कि हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो स्टेगनेटेड स्टेट में चल रही है, यानी कि रुक गई है, बढ़ नहीं रही है, वहीं पर ही बेसिकली थम गई है। तो स्टेगनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंसर्न है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ द फ्रूट के बारे में, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो मेजर मार्केट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन है मेजर मार्केट यहाँ पर, और एक तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये फ्रूट जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं, जो कि खासकर यूरोपियन मार्केट में हम लोगों ने इनको बेचा करते थे। पर लेकिन उनके द्वारा ये लगा यहाँ पर देखिए वो हेल्थ के इशू को अगर आप लोग ध्यान रखेंगे ना, यूरोपियन एरिया हो गया, ठीक है, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड भी आप लोग बोल देते हैं नॉर्मली, और यूएसए हो गया, यहाँ पर ये लोग हैं खाने पीने पर बड़ा ध्यान देते हैं। तो इनको अच्छी क्वालिटी चाहिए बिल्कुल, और हमारी क्वालिटी जो है इनको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की लगती है, इनकी हमारी क्वालिटी इनको अच्छी क्वालिटी की नहीं लगती है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में से खासकर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं, कई बार उन पर क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं। वो नहीं कहते कि अपने आप को दिखाते हैं कि हम लोग ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है कुछ नहीं है, बस वही बातें हैं, बस क्या बोले, ऊंची दुकान फीके पकवान, डायलॉग तो सुना ही होगा आप लोगों ने। मतलब अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं सामने वाले को सप्रेस करने के लिए कि हाँ तुम्हारे यहाँ का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर इसके चलते हमारी कंट्री जो है यूरोपियन यूनियन को सामान बेच नहीं पाई, तो काफी स्लो हो गया था हमारा एक्सपोर्ट अनार के फील्ड में। अब यहाँ पर हमको एक नया डेस्टिनेशन मिला, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में हमारा अनार बेचा जाने लगा काफी अच्छे से दबाकर। तो उसके चलते फिर यहाँ पर काफी ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तो क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। आप लोगों को अगर मोटे मोटे तौर पर अगर मैप आप लोग अपने कंट्री का देखेंगे तो ढंग से आप लोग समझ पाएंगे। तो ये हमारी प्यारी कंट्री का मैप हो गया। यहां से आप लोग देखें बांग्लादेश को टच करते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल, एक तो वेस्ट बंगाल टच कर रहे हैं, ऊपर से आसाम भी टच करता है, इधर से मेघालय टच कर रहा है, यहाँ से आप लोगों को त्रिपुरा टच करेगा और यहाँ पर मिजोरम टच करेगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर ये एरिया है जो बांग्लादेश को टच करते हैं। और हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री जब आप लोग ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा किसी कंट्री के बॉर्डर को टच करता है वो है बांग्लादेश को, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसके बॉर्डर को हम लोग टच करते हैं ये आप लोग को बताना है। तो बांग्लादेश को सबसे ज्यादा टच करते हैं, तो कहीं से भी आसानी से हम लोग बांग्लादेश के साथ में व्यापार कर सकते हैं।
तो एक तरीके से हमारे लिए काफी ईजी हो गया ट्रांसपोर्ट करना। और बांग्लादेश के अंदर में जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें भी आप लोग यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, तो इसके चलते और आसान हो गया यहाँ पर। खासकर अगर बात करें, जितना कमी जो यूरोपियन यूनियन से हुई थी, मतलब यूरोपियन कंट्री से हुई थी, उतना ही ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट हमारा कहाँ हो गया, वो बांग्लादेश के लिए हो गया। तो यूरोपियन यूनियन से मार्केट छुटी तो बांग्लादेश के अंदर मार्केट हमारी मिल गई, तो बांग्लादेश जो है उसके अंदर काफी लार्ज स्केल पर हम लोग अपना एक्सपोर्ट कर पाए, तो हमारे लिए काफी फायदेमंद ये मुद्दा हो गया। तो इसके चलते ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ढाका इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी। शेख हसीना आज के डेट में इसकी प्राइम मिनिस्टर है, और वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है ऐसे ही आप लोगों को वहां पर उनके भी देखने को मिलेंगे। प्रेसिडेंट है यहाँ पर अब्दुल्ला हामिद, ठीक है, अब्दुल हामिद, तो अब्दुल हामिद और शेख हसीना। तो शेख हसीना हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के लिए बेसिकली उनका जो नजरिया है वो काफी अच्छा है। मुजीबुर रहमान जो कि यहाँ पर इनके फादर हुआ करते थे, जब 1971 में बांग्लादेश बना तो हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके द्वारा काफी हेल्प की गई बांग्लादेश को बनाने में। तो इसलिए इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन जब भी यहाँ पर शेख हसीना जी आती हैं काफी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि शेख हसीना जी यहाँ पर बनी रहे, और बे ऑफ बंगाल में भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ये एरिया हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसके चलते बांग्लादेश काफी इंपॉर्टेंट है। कल को चलकर अगर हमको नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बनानी है लैंड के थ्रू, तो बांग्लादेश एक अच्छा इजी एंट्री का हमारा साधन बन जाता है। तो इसलिए भी हम लोग हमेशा बांग्लादेश के नाम पर जो है वो चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से चलता रहे। तो ये इसका बेसिक पर्पज रहता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंडिया और बांग्लादेश के बारे में कुछ लिखने के लिए आप लोगों के सामने आता है। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बता दी। अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी होगा तो बताना, उसको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। यहां पर बात करेंगे कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन डिग्रेडेशन के बारे में। तो इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली अभी यहां पर आप लोगों को पता है हमारा देश जो है वो स्टार्टअप का हब बन चुका है, नए नए बिजनेस चल रहे हैं। तो इसके फील्ड में भी क्या कोई स्टार्टअप हम लोग चला सकते हैं कि इन्वायरमेंट को अच्छा रखना है, साफ सफाई रखनी है, कि यहाँ पर कोई स्टार्टअप ला सकते हैं? तो उसी का माहौल बनाने की कोशिश देश के अंदर की जा रही है। तो इसके चलते इन्वायरमेंट और स्टार्टअप और खासकर जो चीजें हमको ध्यान में लेकर जब चलेंगे तो ये काफी अच्छा एक माहौल बन जाएगा, ठीक है। तो समझेंगे क्या क्या बातें हैं हमारी कंट्री में जो है। बेसिकली इसको बोलते हैं मिनिस्टर। पहले तो आप लोग देखिए कहां पर कवर किया गया, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, पीआईबी के द्वारा यहां पर कवर किया गया काफी डिटेल में, ठीक है, जिसको आप लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं। तो यहां पर बात की गई कि स्टार्टअप को कैसे लेकर चलना है। तो इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा पार्टनरशिप की गई, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड जो है उसके साथ में मिलकर जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है जिसको एएफडी आप लोग बोलते हैं। एएफडी देखिए यहाँ पर जो मैंने नाम आप लोगों का लिखा है यहाँ पर, ये जो एएफडी तो है बेसिकली फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, पर लेकिन जो एक्रोनिम है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रेंच डेवलपमेंट अथॉरिटी का एफडीए होना चाहिए था वैसे, पर एएफडी है यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में जब ये नाम लिखते हैं तो यहाँ पर ये फ्रेंच लैंग्वेज में उसका एक्रोनिम एएफडी बनता है। तो इसलिए यहाँ पर ये इसका नाम भी वैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखने के बाद भी फिर भी फ्रेंच वाला ही यहाँ पर एक्रोनिम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। बेसिकली याद ये रखना है कि स्वच्छता के मामले में हम लोग फ्रांस के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमारे देश में स्वच्छता भारत मिशन जो है 2014 में स्टार्ट किया गया था। 5 साल का टारगेट रखा गया था और बोला गया था महात्मा गांधी जी की जब यहाँ पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 2019 में, तो तब तक देश को स्वच्छ बनाना है। और काफी कार्य उस डायरेक्शन में हमारे द्वारा किया भी गया, कई सारे अवार्ड चलाए, कई सारे चैलेंज चलाए, तो सारी चीजें आप लोगों ने देखने को मिली। अभी लॉन्च किया गया स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, यानी कि कौन यहाँ पर स्वच्छता के फील्ड में यहाँ पर स्टार्टअप चलाएगा तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उनको लेकर कैसे चलना है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन शहरों में कैसे कैसे सफाई लानी है, उसका जो सेकंड मिशन है उसमें यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिला। तो इसमें क्या क्या काम किया गया समझ लेते हैं। बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले स्वच्छ भारत के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो स्वच्छ भारत के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग इन्वायरमेंट के साथ में अपने आप को कनेक्ट होता हुआ पाएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन जो था यहाँ पर जो अर्बन वाला, ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। गांव वाले एरिया में हम लोगों ने काफी कुछ काम किया, अब शहरों की ओर हम लोग बढ़े। तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि गार्बेज फ्री सिटीज। अगर शहरों में आप लोग जाओगे सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या देखने को मिलती है, वो है कि जो भी घर में से जो सामान जो गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट जो निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर पड़ा हुआ मिलेगा। उसको म्युनिसिपैलिटी जो है ढंग से मैनेज नहीं कर पाती है। बड़े बड़े पर्वत आप लोगों को यहाँ पर देखने को कूड़े के मिलेंगे, तो उसको मैनेज करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्या कोई स्टार्टअप इसके बारे में सोच सकता है? तो क्या रहेगा कि कैसे कैसे हम लोग को सबसे पहली बात तो है घरों से जो सामान जो कूड़ा निकल कर आता है उसको सेग्रीगेट करना है, यानी कि ऐसा रहेगा जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा। जैसे साग सब्जी का जो छिलका बचा हुआ वेस्ट हो गया उसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं अपना एग्रीकल्चर वेस्ट के तौर पर, ठीक है। एक तरीके से मतलब जैसे एग्रीकल्चर नहीं, बेसिकली एग्रीकल्चर वेस्ट का मतलब एक तरीके से डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलिए आप लोग, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, यह यहाँ पर जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें जैसे कि आप लोग पॉलिथीन हो गया, ठीक है, पेंसिल हो गई वो यूज एंड थ्रो वाली, और छोटी चम्मचें हो गई प्लास्टिक की जो कि आप लोग यूज करते हैं नॉर्मली,
तो वो सारा मुद्दा हो गया, ठीक है। इसी के साथ में इफेक्टिवली मैनेज किया जाए वेस्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन या फिर डिमोलिशन, कई बार अलग अलग चीजें बनाई जाती है ना। यहाँ पर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पर, तो आज के दिन में जैसे आप लोग देखिए कहीं पर भी जहां पर कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा दुनिया भर की धूल मिट्टी उड़ती रहती है, ठीक है, कई सारी वेस्ट बड़े रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं डंप कर देते हैं कई बार ले जाकर, किसी लेक में डाल दिया, किसी एक खाई में डाल दिया ले जाकर, तो ऐसे कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं, तो उसको भी मैनेज करना होता है। और एक है यहाँ पर बायो रेमेडिएशन, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बायो रेमेडिएशन जो शब्द है ये तो क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जब कोई ऐसी झील है उसके अंदर जब काफी कुछ डंप कर दिया जाता है तो वहां पर दिक्कतें हो जाती हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो फंजाई होगा, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह होंगे, इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्लांट्स वगैरह आप लोग यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर क्या होगा, काई वगैरह जम गई, बिल्कुल सी कहानी खराब हो जाती है। तो ये बेसिकली मुद्दा ये होता है कैसे इसको एक सही जोन में लेकर आना है। तो बायो रेमेडिएशन यहाँ पर यूज किया जाता है ताकि सिचुएशन जो है एक तरीके से यहाँ पर उसको समझा जाए, ठीक है। तो बायो रेमेडिएशन फॉर ऑफ ऑल द जो लेगेसी डंपिंग साइट यूज किया जाए और सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जाए। तो इसके फील्ड में हम लोग कैसे इसको प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हैं, जो यहाँ पर ये डिस्चार्ज निकल कर आता है वाटर बॉडीज में जाता है, इनके जो भी हमारे नाले होते हैं, नदियां होती हैं, उनमें जब जाकर यहाँ पर ये गंदगी मिल जाती है तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, उसको कैसे सुधारना है, तो ये है बेसिक पर्पज। तो इस फील्ड में काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है और इसी को ध्यान रखते हुए यहाँ पर इसको लॉन्च भी किया गया है ताकि प्रोत्साहन मिल सके, कोई स्टार्टअप अगर काम करना चाहता है इस एरिया में वो आकर काम कर सके और इसी के चलते चीजों को आगे भी हम लोग अच्छे लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेंगे और हमारा देश जो है वो साफ सुथरा से रहेगा और उसका वेस्ट मैनेज हम लोग कर पाएंगे। अब इसी के चलते यहाँ पर 4 फोकस एरिया बोले गए हैं। पहला था सोशल इंक्लूजन, यानी कि सोसाइटी को इंक्लूड करके चलना है। जीरो डंप, यानी कि जो गंदगी हम लोग कहीं पर भी फेंक देते हैं उसको प्रॉपर मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही फेंक दिया। प्लास्टिक को मैनेज करना है और ट्रांसपेरेंसी थ्रू डिजिटल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हम लोग डिजिटल एस्टेब्लिशमेंट या फिर डिजिटल जो यहाँ पर बात की जा रही है इनेबलमेंट, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का, इन सब चीजों का यूज करना है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कोई उल्टी सीधी घटना हो जरा सी देर में वायरल हो जाती है, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें जैसे वेस्ट के बारे में कोई हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में कोई बात करें, वेस्ट जनरेट हो रहा है ना कहीं पर, उसके बारे में हम लोग कोई बात कर रहे हैं या फिर कुछ और चीजें होगी, वो चीजें आप लोगों को वायरल होती नहीं नजर आएंगी। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि हम लोग को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम लोग खासकर ऐसी चीजें उनको भी सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें। तो इसी के चलते गवर्नमेंट जो है वो एक माहौल बनाएगी और फिर यहाँ पर बिजनेस आएंगे निकलकर इसको टैकल करने के लिए। तो इस तरीके से है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये फ्रांस का क्या नाम आ रहा है, तो फ्रांस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर वो सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी इसको साफ सफाई करने में। तो यहाँ पर 25 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे 1 ईयर कस्टोडियन सपोर्ट के साथ में लगभग 10 सिलेक्टेड स्टार्टअप को। तो यानी कि अगर कोई स्टार्टअप यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए कोई नई इनोवेटिव टेक्निक खरीद कर लेकर आता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पर, ताकि हमारी कंट्री में अच्छे से चीजों को मैनेज किया जा सके। तो स्टार्टअप स्पेस जो है वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक पोटेंशियल रखता है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर पूरा फोकस आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया के साइड में हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं और अपने देश में अपने ही लोकल एरिया पर इनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैंने आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें बताई ताकि कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली एक तरीके से, ताकि नए नए स्टार्टअप आए हमारी कंट्री में। अगर कोई स्टार्टअप आएगा तो कोई काम भी करेगा, काम करेगा तो जॉब भी मिलेगी और अपने ही देश में सारी चीजें हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हमारी कंट्री में बिजनेस भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और अपनी ही कंट्री में एक माहौल बनेगा स्टार्टअप का। जो जॉब लेने वाले लोग थे वो जॉब देने वाले लोग बनते हुए आप लोग को नजर आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। अगर बात करें फ्रांस और यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पर, अगर जाकर आप लोग देखोगे बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो क्लीन चिट्ठी आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। यानी कि काफी अच्छे से वहां पर काम किया गया इस फील्ड में, क्योंकि वो ये सारी चीजें ऑलरेडी झेल चुके हैं, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, आप लोग के मम्मी पापा आप लोगों ने देखा होगा आप लोग को इतने बेसिकली प्यार से समझाते हैं कि बेटा ये मत करना, बेटी ये मत करना, ठीक है, ये गलत चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें वो प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुके होते हैं, वो उस चीज को झेल कर आ चुके होते हैं, तो कभी नहीं चाहते हैं कि सेम प्रॉब्लम जो है वो हमारे बच्चे या फिर आने वाली जनरेशन फेस करे। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर वो अच्छे से समझा पाते हैं। अब ऑलरेडी यहाँ पर ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ये इन सब चीजों से निकल कर जा चुके हैं, तो अब इनको पता है कैसे चीजों को मैनेज करना है। तो ये इसलिए हमारी कंट्री को ढंग से सपोर्ट कर पाएंगे और हमारी कंट्री भी पीछे नहीं है, हम भी काफी काम कर रहे हैं इस फील्ड में। अगर ध्यान से देखिए अभी रिसेंटली हमारे देश में 70 के करीब यूनिकॉर्न बन गए हैं। यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी जिनकी वर्थ जो है वो $1 बिलियन, लगभग मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है यहाँ पर लगभग 70,
जो कि काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है यूनिकॉर्न। तो हमारी कंट्री में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हमारी कंट्री में लोग जो हैं वो व्यापार बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इंप्लॉयमेंट यानी कि जॉब भी क्रिएट कर दे रहे हैं। तो इस फील्ड में इनके द्वारा काफी काम किया जा रहा है। पर लेकिन अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, उसके पीछे एक बेसिक बैकग्राउंड होना चाहिए। सबसे पहले तो एक आइडिया होना चाहिए किसके ऊपर काम करना है, फिर यहाँ पर रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ऐसे तो नहीं कि आंखें बंद कर कुछ भी स्टार्ट कर लेगा, डूब जाएगा, परिवार को भी डुबाएगा, पता चला पैसा लगा दिया। तो कभी भी आनन फानन में कोई भी स्टेप नहीं उठाना है, चीजों को समझना है कि रिक्वायरमेंट कहां पर है और वहां पर रिक्वायरमेंट है तो सप्लाई प्रोवाइड करा दो, तो चीजें चल जाती है। तो हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी जिनको इन यूनिकॉर्न्स के द्वारा फुलफिल किया गया और ये आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी कंट्री दुनिया में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, कंट्री बन गई है। दो हमसे ऊपर कौन है बताइए, इसके बारे में कई बार बता चुका हूं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर अगर बात करें, अगर इनिशिएटिव्स के बारे में बात करें तो इनिशिएटिव जो है वो टैकल करने के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन को, ऐसा तो है नहीं हमारे देश में हम लोगों ने कुछ किया नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, नहीं भाई साहब बहुत काम किए गए हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को जब यहां पर 2018 में सेलिब्रेट किया गया, तो यहां पर इसकी थीम रखी गई थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और हमारी कंट्री में यहां पर इसका कहते हैं उद्घाटन किया गया था। तो उस टाइम पर हम लोगों ने बोला था कि कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने देश में से। और हम लोगों को याद होगा, आप लोगों ने बेसिकली टारगेट भी रखा था 2022 तक का, तो उसके ऊपर काम करें। इसी के साथ में G20 ग्रुप जो है वो बेसिकली कई सारे फ्रेमवर्क लाकर आ चुके हैं कि कैसे हम लोग को पानी के अंदर जो पोल्यूशन है उसको खत्म करना है, या फिर हम लोगों को ये पोल्यूशन को आगे खत्म करके चलना है। तो प्लास्टिक देखिए जब लाई गई थी ना, बहुत खुश थे लोग कि प्लास्टिक आ गई, पेड़ नहीं कटेंगे, पेपर यूज नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ थे उस टाइम पर। लेकिन किसको पता था ये प्लास्टिक आप लोगों के गले का फंदा बन जाएगी। तो यही प्लास्टिक आज के डेट में आप लोगों का गले का फंदा बन चुकी है, जिसको हम लोग उस टाइम पर अप्रिशिएट कर रहे थे। इंडिया जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, अभी इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर किस तरीके से सेग्रीगेट करना है, कलेक्ट करना है, प्रोसेसिंग करनी है, डिस्पोज करना है, तो पूरी एक साइकिल होती है जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर बात करें इनिशिएटिव टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल अमेंडमेंट किया गया 2018 में, और यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट था। पूरा एक टॉपिक मैंने कवर किया था आप लोगों के लिए जब हम लोगों ने बात की थी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजन हो गया, ठीक है, या फिर कोई और दूसरी बड़ी कंपनी का आप लोग नाम ले लो, ये काफी लार्ज स्केल पर प्लास्टिक प्रोड्यूस करती हैं, दुनिया भर की पैकेजिंग करते हैं, वो सब चीजें आप लोगों ने देखी होगी। तो इसके चलते मुद्दा ये रहता है कि इसको कैसे टैकल करना है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो यहाँ पर अभी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी में ये आया कि जो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक, उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर कि वो यहाँ पर उसको मार्केट से खत्म भी करे, ठीक है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला। तो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में यहां पर अगर बात करें तो फर्स्ट एशिया है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया सितंबर के महीने में, हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर कोलैबोरेट किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसी के साथ में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और यहां पर टाइम बाउंड मैनर में कमिटमेंट किया गया कि प्लास्टिक को हम लोग रिड्यूस करने वाले हैं। तो ये पूरा एक मुद्दा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर स्टैटिक भी बता दिया, करंट भी बता दिया, कहां से ये टॉपिक लिया गया है, और बायो रेमेडिएशन के बारे में कुछ बातें की। तो आप लोगों के सामने मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना चाहिए क्या क्या हमारे इनिशिएटिव है, पूरा एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो चुका है। यहाँ पर कल को कुछ लिखने के लिए आएगा ना, तो ये सारी चीजें अगर कुछ भी इसमें से आप लोगों को अगर 60 से 70% भी आप लोगों को इसमें से यहाँ पर चीजें जो है वो आप लोग लिख पाए तो एक शानदार बेहतरीन आंसर आप लोग का हो जाएगा। 100% किसी को याद नहीं रहता है, यहाँ पर बेसिकली आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ पाओगे। तो कोशिश क्या करो, जो भी क्वेश्चन देता हूं उनके आंसर आप लोग अच्छे से किया करो, तभी चीजें आप लोग अच्छे से लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो उसको बता दिया करो, उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, ओके। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर ये बेसिकली बात करें जीएस पेपर 1 और 3 के अंदर आप लोग देखते हैं अवार्ड जो होते हैं, जो यहाँ पर बेसिकली या फिर डिफेंस के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में अभी हम लोगों ने जब 73वां अपना रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया तो हम लोगों ने यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स यहाँ पर दिए, ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं यहाँ पर ये कई सारे आप लोगों को देखने को मिले। तो पोस्टुमसली यहाँ पर कई सारे हमारे जो महान योद्धा हैं उनको ये अवार्ड दिए गए। उन्होंने देश की रक्षा करते करते अपनी जो जान की आहुति दी, और जान एक तरीके से आहुति देना ये सबसे बड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा एक आहुति मानी जाती है। इससे ऊपर आहुति क्या होगी कि इंसान ने अपनी जान ही दे दी पूरी, तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर ये गैलेंट्री जो वीरता अवार्ड दिए जाते हैं तो यहाँ पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। गैलेंट्री अवार्ड जो होते हैं हमारी कंट्री में ये अनाउंस किया जाता है ट्वाइस इन ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट जो ओकेजन आप लोग को देखने को मिलता है यहाँ पर ये है, जिस पर यहाँ पर देखने को मिलता है वो है रिपब्लिक डे, ठीक है, ओकेजन। और इसी के बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, और इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त हम लोग यूज करते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में। आजादी मिली थी 15 अगस्त को, और पूरा संविधान हम लोगों ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंप्लीमेंट किया था 26 जनवरी को। तो दोनों की अलग अलग महत्वता है डे की, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो आर्टिकल है पूरा अच्छे से कवर किया गया अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा भी, ये इवन पीआईबी में भी इसको कवर किया गया था, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू सबके अंदर कवर किया गया।
सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा देता हूं इनकी कैटेगरी, ताकि कंफ्यूजन न हो जब भी इनके नाम आगे लो। गैलेंट्री अवार्ड जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे नॉर्मली आप लोग बोलते हैं ना, एक साइड में हो गया भारत रत्न, फिर हो गया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हो गया पद्म विभूषण, ठीक है, फिर हो गया यहाँ पर पद्म भूषण, और फिर हो गया पद्म श्री। तो वो होते हैं एक तरीके से नॉर्मली अगर बात करें सिविलियन अवार्ड की कैटेगरी में आते हैं, सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है भारत रत्न। ऐसे यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को गैलेंट्री जो अवार्ड होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक साइड होता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि जो युद्ध अभ्यास जब चलते हैं यहाँ पर किसी कंट्री के साथ में युद्ध हो रहा है, तो किसके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से वहां पर सबसे ज्यादा वीरता का एक काम किया गया है। दूसरा टाइम होता है पीस टाइम, यानी कि जनता के काम फायदे के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किस किसके द्वारा काम किया गया, तो उसमें रहता है। तो सबसे बड़ा सर्वोच्च जो अवार्ड होता है वो होता है यहाँ पर परमवीर चक्र। नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सिविलियन कैटेगरी में जैसे भारत रत्न होता है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट लेवल पर होता है परमवीर चक्र। दूसरे नंबर पर होता है यहाँ पर महावीर चक्र, और तीसरे पर होते हैं यहाँ पर वीर चक्र। तो यहाँ पर परम, महा और याद रखिएगा, और वीर, ठीक है। तो वीर चक्र और वीर चक्र, तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए मैं बताता हूँ। बेसिकली आप लोग यहां पर इसको जैसे कि पीएमवी के नाम से आप लोग याद रखना, ठीक है। यानी कि वीर चक्र तो सब में आने वाला है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यानी कि परम और महा, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा, तो परम यानी कि सबसे ऊपर, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये तीन अवार्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और तीन है यहाँ पर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये आप लोग को देखने को मिलेंगे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। मैंने एक और यहाँ पर पिक्चर डाल दिया ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर सके। तो ये हो गए सारे अलग अलग जो इनको कैसे दिखाया जाता है। तो ये मेडल कुछ कुछ ऐसे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अगर इनको पर्सनली आप लोग देखना चाहते हैं तो ये तो हो गया बेसिकली यहाँ पर कि कुछ हमारी कंट्री में जो सिपाही हैं जो बेसिकली उनको वीरता चक्र यहाँ पर दिए गए हैं। अब कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर गैलेंट्री जो अवार्ड्स होते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट, पहली बार 3 गैलेंट्री अवार्ड हमारे कंट्री में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र यहाँ पर आए। 26 जनवरी को इनको इंस्टीट्यूट किया गया, पर लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव जो किया गया था वो 15 अगस्त 1947 में यहाँ पर इनको इफेक्टिव किया गया था, और फिर यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराया गया प्रॉपर वे में 26 जनवरी से। ऐसे यहाँ पर अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड और अशोक चक्र थर्ड, ये यहाँ पर हमारी कंट्री में अवार्ड लाए गए थे 1952 यानी कि 1952 में। 15 अगस्त को बेसिकली लाए गए थे यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं 1947 में। फिर यहाँ पर इफेक्टिव जो देखने को मिला इंस्टीट्यूट किया गया, यानी कि लाया गया यहाँ पर कब, यहाँ पर 1952 में। अब आप लोग बोलेंगे अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड, अशोक चक्र थर्ड, ये तो कुछ नया लग रहा है, ये तो आपने बताया नहीं अभी थोड़ी देर पहले। अभी उसी के बारे में बात करता हूँ, समझ लेते हैं। यहाँ पर जो गैलेंट्री अवार्ड थे, जो मेरी अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड, अशोक चक्र थर्ड थे, उनको रीनेम कर दिया गया, और अशोक चक्र यहाँ पर बेसिकली कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे पद्म विभूषण पहला, दूसरा, तीसरा वहां पर वो देखने को मिलते थे ना, उनको फिर पद्म विभूषण, पद्म श्री और इसी के साथ पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया। ऐसे यहाँ पर इनके भी नाम चेंज कर दिए। पर लेकिन प्रेसिडेंस ऑर्डर में जब आप लोग इनको देखेंगे सबसे ऊपर कौन आता है, यानी कि अगर यहाँ पर कल को इनको एक लाइन में बैठाना है सबको जिनको ये अवार्ड मिले हुए हैं, तो सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर आएगा यहाँ पर परमवीर चक्र, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, सबसे ऊपर आएगा, पहले नंबर पर आएगा परमवीर चक्र, ठीक है, इस तरीके से देखिएगा। दूसरे नंबर पर आएगा अशोक चक्र, यानी कि परमवीर के बाद में दूसरे नंबर पर आएगा यहाँ पर अशोक चक्र, अगर प्रेसिडेंस के मामले में देखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा महावीर चक्र, तो तीसरे नंबर पर आप लोगों के सामने आएगा महावीर चक्र, ठीक है। चौथे नंबर पर आप लोग को देखने को मिलेगा कीर्ति चक्र, तो यानी कि यहाँ पर हो गया कीर्ति चक्र, इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर वीर चक्र, और फिर हो गया यहाँ पर छठे नंबर पर शौर्य चक्र। तो ये इनका प्रेसिडेंस है, यहाँ पर याद रखने के लिए आसानी रहेगी आप लोग यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हैं। तो यानी कि खासकर अगर बात करें सिविलियन फील्ड में, अगर कोई अपनी जान एक तरीके से हिम्मत करके लोगों की हेल्प कर रहा है वो एक अलग बात है, पर लेकिन युद्ध के अभ्यास में कोई जा रहा है वो अपनी जान की आहुति लगा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो परमवीर ज्यादा होगा अशोक चक्र से, महावीर बड़ा होगा यहाँ पर कीर्ति चक्र से, और वीर चक्र बड़ा होगा शौर्य चक्र से। इस तरीके से आप लोग इनको कनेक्ट कर देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है कि हमारी कंट्री में जो एलिजिबल होते हैं अवार्ड, तो ऑल द ऑफिसर, ऑल द रैंक, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के होते हैं उनको सबको यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें, और एनी जो रिजर्व फोर्स होती है, टेरिटोरियल आर्मी हो गई, ठीक है, जो भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है हमारी कंट्री में, आर्म फोर्स होगी, तो ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। अगर बात करें यहाँ पर मेंशन किया था जो भी पर्सनल है जो शहीद हो गए, सिस्टर्स, नर्सेज अलोंग साइड जो स्टाफ्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल नर्सिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, सिविलियन एरिया में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोथ मेल और फीमेल जो सर्व कर रहे हैं यहाँ पर टेम्परेरी या फिर रेगुलर बेसिस पर, यहाँ पर उनको भी यहाँ पर ये अवार्ड जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं सिविलियन कैटेगरी में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन इनके बारे में जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई दी। परमवीर चक्र जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है यहाँ पर। अगर किसी ने यहाँ पर एक वैल्योर दिखाई, ऐसी ताकत दिखाई यहाँ पर कि यहाँ पर एक तरीके से चाहे लैंड पर हो, चाहे सी पर हो, चाहे एयर में हो, अपनी वीरता का पराक्रम दिखाया, तो उसको यहाँ पर दिया जाएगा। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर, ये गैलेंट्री कैटेगरी में। यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी भी एरिया में लैंड, एयर या एयर फोर्स कहीं पर भी यहाँ पर एक तरीके से अपना शौर्य दिखाया, ठीक है, यहाँ पर वीर चक्र रहेगा यहाँ पर, ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ताकि आप लोग समझ सके। अशोक चक्र जो है ये हाईएस्ट आप लोगों को मिलिट्री अवार्ड देखने को मिलेगा पीस टाइम, ठीक है। किसी ने ऐसा क्रेज दिखाया, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आएगा। तो वही छोटी छोटी सी चीजें एक्सप्लेन कर दी थोड़ी सी, ताकि आप लोग अगर पढ़े तो हल्का सा समझ सके। फिर कीर्ति चक्र हो गया सेकंड हाईएस्ट हो गया यहाँ पर, किसी के द्वारा सेल्फ सेक्रीफाइस यहाँ पर दिया गया इन द फील्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तीसरा हो गया शौर्य चक्र यहाँ पर, ठीक है, तो इसको आप लोग देखेगा। इसी के साथ में कुछ और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे सेना मेडल हो गया, ठीक है, इसी के साथ में नौ सेना मेडल हो गया और यहाँ पर वायु सेना मेडल हो गया। तो सेना मेडल जो होता है यहाँ पर, ये अवार्ड कहता है एक्सेप्शनल जो डेविएशन रहता है ड्यूटी पर, वो बेसिकली ड्यूटी अपनी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये आर्मी के द्वारा दिया जाता है। नाउ आप लोग समझ सकते हैं, नाउ मतलब नेवी, ठीक है, तो यहाँ पर ये नेवी के लिए दिया जाता है, कोई ऐसा कुछ काम करते हैं। और वायु यानी कि यहाँ पर एयरफोर्स के द्वारा। तो याद रखिएगा, सेना मेडल होता है आर्मी का, नाव सेना होता है नेवी का, और वायु होता है एयरफोर्स का। ये छोटी छोटी चीजें भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप लोग डिफेंस की तैयारी करें, एनडीए सीडीएस वगैरह, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए बताई ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। तो सारा टॉपिक मैंने ऐसे आप लोग कवर करा दिया ताकि आगे चलकर कोई भी आप लोग को यहाँ पर चीजें समझ सके। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है यहाँ पर, मैंने इनके बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था, और इनके ऊपर यहाँ पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के द्वारा अपना रोल प्ले किया, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। देखता हूं सारे हीरो हीरोइन के नाम, बर्थडे, कहां पर रहता है, कौन उसका क्या कर रहा है, किसके साथ में अफेयर चल रहे हैं, सब पता होते हैं। देखता हूं इसका नाम कौन कौन बताता है आप में से, चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जीएस पेपर 1 के ऊपर, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, कड़ाके की ठंड अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अनयूजुअल विंटर यहाँ पर देखने को मिली, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर में काफी कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ी। तो ये जो है काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल कवर किया गया डिटेल में, बेसिकली ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ से भी समझेंगे और इतनी ठंड क्यों पड़ रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी अच्छे से कवर किया गया आर्टिकल था। बात करें नॉर्थ इंडिया के अंदर जो विंटर है उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, तो ये यूजुअली अगर बात करें अब की बार अनयूजुअल हो गई, यानी कि हमारी जो है काफी ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर चीजें देखने को मिल जाती है कई बार, और कड़ाके की ठंड यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कोल्ड जो था यहाँ पर, वन ऑफ द मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहा वो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, काफी नीचे तक चला गया यहाँ पर, ठीक है। कॉमनली जो था 16 डिग्री इसके नीचे आसपास पर, लेकिन अब की बार जो है काफी नीचे तक यहाँ पर चीजें देखने को मिली। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो यहाँ पर एक तरीके से एक नहीं 16 यहाँ से नीचे और भी नीचे यहाँ पर चीजें जा रही हैं। तो इसके चलते एक नॉर्मल एवरेज जो निकाला जाता है, एक तरीके से रहता है कि पूरे टाइम में कितना रहा नॉर्मल तरीके का, तो वो चीजें निकालने की कोशिश की जाती है। तो एवरेज जो है यहाँ पर उसको समझाने की कोशिश की जा रही है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना गया यहाँ पर, मैक्सिमम और मिनिमम कितना यहाँ पर गया, तो वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो हर दिन में मैक्सिमम यानी कि सुबह से टेम्परेचर निकला, शाम तक दोपहर में कितना हाईएस्ट गया, फिर कितना चला गया, तो उसके तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी कम भी यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिला, जैसे 4.2 हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। और एवरेज हाईएस्ट यहाँ पर जैसे यहाँ पर 19.4 हो गया, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो एक यहाँ पर जो हमारी कंट्री में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, जो सफदरजंग जो स्टेशन है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, उसके द्वारा ये काउंट किया जाता है। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो बेसिकली काउंट किया जाता है, तो 8:30 बजे से लेकर यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, सुबह के 8:30 बजे से लेकर आगे डेट में इस तरीके से चेक करेंगे कि टेम्परेचर कितना है। तो ये बेसिकली काउंट किया जाता है इनके द्वारा। तो जो कोल्डर है, एक तो हो गया कोल्ड, ठीक है, यहाँ पर ये ठंड हो रही है काफी ज्यादा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट या सेंट्रल इंडिया के अंदर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिला, बिलो द नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर रहा, तो उसको काफी कोल्ड डे कंडीशन निकलकर सामने आई। टेक्निकली बोले तो यहाँ पर जो डे है वो काफी कोल्ड था। और विंटर क्या होता है, यानी कि बारिश वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है जब ठंड है और ठंड में बारिश बढ़ जाए, तो यानी कि एक तरीके से इंसान की जान जाने वाली काम हो जाता है, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। तो उसी में यहाँ पर और ज्यादा सिचुएशन खराब होगी। सेंट्रल नॉर्दर्न ईस्टर्न या फिर नॉर्दर्न ईस्टर्न, यहाँ पर नॉर्थ में ईस्ट में हर जगह आप लोगों को यहाँ पर काफी बुरी यानी कि कड़ाके वाली ठंड देखने को मिली। याद होगा मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था यहाँ पर किसके बारे में, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, चल्लई कलन के बारे में याद है कि 40 दिन की कड़ाके वाली ठंड। तो वही कॉन्सेप्ट आप लोग समझ सकते हैं, सारी चीजें जो है वो जम जाती है। हमारे देश में 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज टोटल मिलाकर ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को नेचर जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा रेनफॉल का काफी लार्ज स्केल पर।
कहीं आप लोगों को लेस फोग देखने को मिलेगी नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे कि अभी यहां पर रिसेंटली बोला गया जो फोग थी जहां पर यहां पर लगभग 292 दिन हुआ करती थी, वो अभी यहां पर 252 दिन ही देखने को मिली, सॉरी घंटे, ठीक है। नॉर्मली जो फोग रहते हैं ना, धुंध पड़ती है, इसको धुंध बोलते हैं नॉर्मली, आप लोग कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। ये कुछ भी अगर ऐसा कोई काम होता है यहाँ पर, ये तो खासकर दिल्ली में बोलते हैं पहली बार यहाँ पर इतनी लोवेस्ट फोग देखने को मिली, वरना फोग जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। आखिर ये ऐसा माहौल बनता क्या है सर्दियों में? तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब भी कुछ समझ में नहीं आता है हमारी कंट्री में जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, तो वो ये बोल देते हैं कि ये सारा काम जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रहा है। बारिश क्यों हो रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। अच्छा, इतनी ठंड क्यों पड़ गई? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पड़ गई। अच्छा, अब की बार धुंध जो है वो कम क्यों पड़ी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पड़ गई। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक ऐसा शब्द है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अभी 25 जनवरी थी यहाँ पर, तो 7th वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पर, ये 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पर वो पास किया ओवर इंडिया के ऊपर, यानी कि इससे पहले 6 बार बता चुके हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी कुछ देखने को नहीं मिलता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोल देते हैं। अब समझ लेते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी बड़ा रोल प्ले करता है। महाराष्ट्र में कई बार ओले पड़ जाते हैं और तमिलनाडु में दबाकर बारिश हो जाती है। तो वेस्ट की साइड से डिस्टर्बेंस, यानी कि हमारा देश यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया वेस्ट साइड, अगर आप लोग, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया यहाँ पर ईस्ट, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ हो गया और नीचे जाएंगे तो साउथ हो गया। तो वेस्ट की साइड से आने वाला डिस्टर्बेंस, अब ये क्या मतलब है? यहाँ पर ये जो एरिया है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर थोड़ा अच्छा खासा रहता है और यहाँ से हवाएं जो चलती हैं हमेशा आप लोगों को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हुई नजर आएंगी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखो गुब्बारे में जब आप लोग हवा भरते हैं तो हाई प्रेशर जो रहता है गुब्बारे के अंदर, वहां से हवा निकलकर नीचे आती है लो प्रेशर की ओर। तो हमारे जो देश रहता है यहाँ पर आप लोगों को लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता हुआ नजर आएगा और यहाँ से ये बेसिकली हवाएं जो चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और जब ये चलती हैं हवाएं तो यहाँ पर ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, इससे पानी उठाकर लेकर आती है। गर्मियों में नॉर्मली आप लोगों ने देखा बारिश होती है, ठीक है। तो जहां पर बारिश जो है, जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली वहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, वहां पर बारिश काफी ज्यादा होती है नजर आती है, तो माहौल बन जाता है। तो यहां से जो हवाएं चलती हुई यहाँ पर आती है, तो हमारी कंट्री में जो हिमालय है वो काफी ज्यादा ऊंचा देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है उसके साथ में यहाँ पर ये टकराती है। और यहाँ पर जैसे ये टकराती है इस हिमालय के साथ में, तो फिर टकराने के साथ में यहाँ पर रुकती है और फिर यहाँ पर क्या होती है, वो फिर इंसान जो है टकराने के किसी के साथ में भागा जा रहा है, कोई इस रास्ते में टकरा गया तो थोड़ा सा रुकता है, फिर उसको लगता है क्या कर दिया एक तरीके से, फिर थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, उसका जोश ढीला हो जाता है, तो ठंडी पड़ जाती है, इनका जोश ढीला हो जाता है और ये यहाँ पर फिर बरस पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये यहाँ पर नॉर्मली सर्दियों में ऐसा टेम्परेचर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को ये इंडिया वाले रीजन में काफी लार्ज स्केल पर ये इस तरीके से बारिश होती है नजर आती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर आप लोग इसको ढंग से समझ पा रहे हैं, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे देश में जो काफी लार्ज स्केल पर बारिश बरसाता है, पर लेकिन इसके पीछे जो मेन रीजन है वो अकेला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मेन रीजन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगा, क्या है बेसिकली वो बताओ, चलिए आप लोग बताओ। मेन रीजन है हिमालय, ठीक है। समझ में आया ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना काम कर रहा है, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काम नहीं कर रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरा काम कर रहा है, वैसा किसी ने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काम नहीं कर रहा है। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को रोक कौन रहा है बारिश कराने के लिए, ठीक है। तो रास्ते में कौन आगे खड़ा हो गया ढाल बन के, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो कौन खड़ा हो गया? वो खड़ा हो गया यहाँ पर अभी जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है। तो ये मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज बन जाती है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में देखने को मिल रहा है, हालांकि लंबे समय से कई बार हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पर लेकिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते रहता है तो फिर उसकी एक्सटेंडेड न्यूज आ जाती है। तो ऐसे यहाँ पर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और इन्वायरमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोग कनेक्ट कर इसको देख सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ पर काफी एम्फेसिस इसके ऊपर दिया गया, RRTS। तो यहाँ पर रिप्लेस करने की बात की जा रही है 1 लाख प्राइवेट व्हीकल, तो ये कट करेगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को। मतलब एक तो इंसान ऐसा है कि अपना कहीं पर जाता है अपनी गाड़ी उठाकर चलता है, ठीक है, उसके पास में कई बार मजबूरी रहती है कि उसका एरिया जो है वो ऐसा नहीं है वहां पर कि मेट्रो जैसी कोई फास्ट ट्रेन देखने को मिले जिसमें सेफली गर्मियों में भी आसानी से उसको पसीने ना आए और आसानी से चला जा सके। तो इसके चलते यहाँ पर अभी काफी कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, खासकर हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, जिसको RRTS बोला जा रहा है, यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। नॉर्मली मेट्रो में और इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए ट्रेन तो आप लोग ऐसी देखने को मिलेगी, पर मेट्रो जो होती है वो थोड़े कम एरिया में डिस्टेंस अगर आप लोगों को करनी है जानी है तो उसके लिए मेट्रो यूज कर लेते हैं, पर लेकिन अगर लंबी डिस्टेंस करनी है थोड़ी सी उससे ज्यादा है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो यानी कि एक तरीके से जो ट्रेन चलती है वो और भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं, मेट्रो थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सिटी के अंदर की दिल्ली मेट्रो हो गई, चेन्नई मेट्रो हो गई, राजस्थान में फिर अलग अलग मेट्रो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली अगर बात करें तो ये उसके बीच का है, ठीक है, एक तरीके से मिड पाथ वाला ये मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं, कम टाइम में अच्छे डिस्टेंस कवर करना। तो बोला ये गया है कि यहाँ पर आने वाले टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो काफी कम यहाँ पर होने वाला है। क्यों?
क्योंकि ये चलेगी सराय काले खां दिल्ली से, ठीक है, पास होती है गाजियाबाद में को जाएगी और फिर मेरठ में मोदीपुरम से उत्तर प्रदेश से होती आगे बढ़ेगी। और ये वो एरिया है जहां पर काफी सारे लोग जो है वो रेगुलरली ट्रेवल करते हैं। बेसिकली इस एरिया से एनसीआर से दिल्ली में आते हैं बहुत सारे लोग जॉब करने, रेगुलर कई सारे लोग जो हैं वीकेंड पे अपने घर भी जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं रेगुलर आते जाते हैं। तो इसके चलते कुछ ऐसे होंगे गाड़ी से आराम से आने जाने वाले होंगे जो 1-1.5 घंटा लगा के आते हैं फिर घर जाते हैं शाम को, तो उसकी वजह से भी काफी पोल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसको कट किया जा सकेगा। डिस्टेंस जो है यहाँ पर बात की जा रही है, नॉर्मली बात की जा रही है कि स्पीड जो रहेगी 100 किलोमीटर/आवर के करीब देखने को मिलेगी। और अगर मेरठ किसी को जाना है यहाँ पर तो 50 से लेके 60 मिनट रहेगी दिल्ली से, अगर किसी को मेरठ जाना है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर एक तरीके से डिस्टेंस जो है काफी कम रहेगी। तो मान लीजिए क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए बताया जा रहा है मान लीजिए दिल्ली से किसी को यहाँ पर जाना है, ठीक है, इधर यहाँ पर गुरुग्राम हो गया, रेवरी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर रेवाड़ी हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया तक यहाँ पर जा रहा है। देखिए अलग अलग एरिया में डेवलप किया जा रहा है, ऐसा नहीं यहाँ पर जो बेसिकली यूपी में ही उधर हरियाणा की साइड में चला गया, ठीक है, होता हुआ, तो ये अलग अलग फेज में डेवलप किया जाएगा। तो कोई इंसान है मान लीजिए उसको यहाँ पर दिल्ली से उसको गाजियाबाद जाना है, ठीक है, या फिर उसको मेरठ जाना है, तो उससे क्या होगा अगर कल को वो यहाँ पर उसको एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो एक तो यहाँ पर दिल्ली के ऊपर डिपेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी कि दिल्ली में ही जाकर किराए पर कमरा लेना है, फिर वहां पर रहना है, क्या करेगा अपना काम करेगा, शाम को अपने घर जाकर अपने घर वालों के साथ में लाइफ को एंजॉय करेगा। वरना नॉर्मली क्या होता है एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है इंसान का काफी ज्यादा, और फास्ट रहेगा तो टाइम भी कम लगेगा यहाँ पर और पोल्यूशन फ्री भी चीजें देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो प्रोजेक्ट था अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूं, ये तो करंट हो गया खत्म, अब थोड़ा सा बेसिक स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक टास्क फोर्स बनाई गई थी 2005 में, उस टाइम से यहाँ पर समझ में आ गया कि आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। देखिए अगर कोई ऐसे प्लान इंप्लीमेंट होते हैं ना, उनका काम जो है 10 से 15 साल पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली आप लोग आज स्टार्ट करोगे, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चेयरमैन जो थे यहाँ पर वो सेक्रेटरी थे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के, जिनके द्वारा यहाँ पर प्लान तैयार किया गया कि नेशनल कैपिटल रीजन को कैसे ट्रांजिट सिस्टम में डेवलप करना है आने वाले टाइम में। तो इसके चलते नेशनल कैपिटल रीजन को 2032 तक का बोला गया कि स्पेशल इंफेसिस देना है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट पर, ताकि कनेक्टिविटी लोकल एरिया के साथ में बढ़ाई जा सके। और जो लोग गांव से आकर यहाँ पर या फिर आसपास वाले लोकल एरिया से आकर दिल्ली में रहते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है लोगों की और उसकी वजह से बर्डन पड़ गया, उसको कम किया जाए। तो यहाँ पर 8 कॉरिडोर और प्रायोरिटी की बेस पर 3 जो कॉरिडोर यहाँ पर दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से पानीपत और दिल्ली से अलवर, बोला था ना मैंने, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली के साथ में कनेक्ट करते हैं नॉर्मली, तो उनमें यहाँ पर कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है एनसीआर वाले रीजन में, ताकि इन एरिया से लोग जो है वो दिल्ली में आकर ज्यादा न रहे, दिल्ली के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी न रहे, काम भी अगर कोई करता है तो काम करे और शाम को अपने घर पहुंचे। तो इस तरीके से यहाँ पर डिपेंडेंसी रिसोर्सेज की भी काफी, जैसे पानी की होगी, खाने पीने की होगी, रहने की होगी, तो काफी एक तरीके से टफ पड़ जाता है, खासकर इसी के साथ एक झुग्गी झोपड़ी बढ़ती है फिर नजर आती है, ठीक है। तो आरआरटीए जो है यहाँ पर ये एक नया डेडिकेटेड हाई स्पीड कैपेसिटी कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कराने वाला एक सिस्टम है, जिसको लोग जो है एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, खासकर जैसे मेट्रो को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी कंट्री में काफी रिलायबल रहेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो ये मेट्रो से डिफरेंट क्या है मैंने बताया अभी, यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा, थोड़ा सा ज्यादा एज कंपेयर टू जो पहले वाला था वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए था। तो इसके चलते यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर इसको कहीं पर अंडरग्राउंड, कहीं पर एलिवेटेड, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी, अच्छे लेवल पर कनेक्टिविटी आएगी। तो क्या रहेगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बता दिया मैंने यहाँ पर आप लोगों को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, पब्लिक का ट्रांसपोर्ट जब यहाँ पर कनेक्ट होता है तो एरिया में बैलेंस बनता है, ठीक है, तो इकोनॉमी में भी कनेक्टिविटी आती है और अच्छे लेवल पर, और लोगों को काफी ज्यादा फायदा होता है। और सस्टेनेबल तो मैंने अभी बता दिया, यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी इस तरीके चलेगी, अर्बन एरिया में सस्टेनेबल हम लोग एनसीआर को बना सकेंगे, जो कि माना जाता है कि काफी ज्यादा खस्ता हालत में आज के डेट में जा चुका है। तो इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिक आर्टिकल थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात की, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करी। सॉरी यार लेट हो गया, मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग मेरे नंबर कट कर लीजिएगा, जो 10 में से बोलता ना फीडबैक देना, तो फीडबैक में नंबर कट कर लेना आज ठीक है, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक कर वीडियो को बता सकते हैं अगर चीजें आप लोगों को अच्छी लगती है तो, ठीक है। इसके साथ में पहले 2 इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने, डे का बेसिकली टॉपिक भी मैंने कवर करा दिया, इनके बारे में, वेटलैंड के बारे में, रामसर साइट क्या है और इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बता दिया, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो 2 टॉपिक हो गए आप लोग। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की, इंडिया और जो बेसिकली बांग्लादेश के साथ में व्यापार के बारे में मैंने बात की नेक्स्ट टॉपिक में काफी डिटेल में, और इनके रिलेशन को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गैलेंट्री अवार्ड के बारे में सारी कहानी मैंने बता दी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में कहां से है, तो करंट और स्टैटिक सारा कवर करा दिया आप लोग का, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
इसी के साथ में हम लोगों ने बेसिकली बात की कैसे हम अपने कंट्री को स्वच्छ बना सकते हैं और कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं हम लोग अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए। तो क्या क्या इनिशिएटिव है देश के अंदर, वो सारी बातें हम लोगों ने देख ली। इसी के साथ में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कनेक्टिविटी के बारे में जब बात करें ऐसी ऐसी चीजों के बारे में मेंशन करोगे तो एग्जामिनर बोलेगा कि अपन खुश हुआ, ठीक है। इसी के साथ में ठंडी का मौसम मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बातें की, क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया। तो कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर बेसिकली आप लोग क्या ही बताऊं, बस वो क्वेश्चन तो मैंने लगाए नहीं, ये क्वेश्चन का बेसिकली डायरेक्टली आंसर ही हो गया आप लोग के, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर बात करें तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं 31 तारीख है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 तारीख को मैंने क्या किया था, पूरा आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे का ओवरव्यू दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 31 तारीख का है, यहाँ पर अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहे, SSLV के बारे में बात की थी, NSIL के बारे में बात की थी, क्या है यहाँ पर ये इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में बात की थी, कौन से आइलैंड के बारे में हम लोगों ने बात की थी जहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही थी, एक्ट कौन सा है ये आप लोगों से पूछा था मैंने। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी IEM के बारे में, ये क्या था, कौन सा है करप्शन को प्रिवेंट करने का काम, और पोस्टुमसली यहाँ पर बिपिन रावत साहब जी को कौन सा अवार्ड अभी दिया गया, ठीक है। आंसर देख लीजिए इसके। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पूरा टॉपिक डिटेल में कवर किया था, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात की थी, हमारी कंट्री में कमर्शियलाइज करने की बात की जा रही है स्पेस के फील्ड के प्रोजेक्ट के, उसके बारे में बात की थी। ग्रेट निपोगार के बारे में यहाँ पर याद रखिएगा, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से यहाँ पर पूरा टॉपिक। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात की थी। ग्रीन कार्ड होल्डर जो परमानेंट रेजिडेंट है यूएसए में जाते हैं उनके बारे में बात की थी, और सारे कौन से वीजा होते हैं बताया था मैंने। इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर के बारे में बात की थी। प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन 1988 के बारे में बात की, और पद्म विभूषण पोस्टुमसली दिया गया यहाँ पर अभी रिसेंटली बिपिन रावत जी को, वो बात की थी। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, और लेक्चर जो है पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में मॉर्निंग में 6:30 बजे आप लोग तैयार रहेगा, कोई भी डाउट आप लोगों नहीं होना चाहिए, अच्छे से अपनी लाइफ को सही तरीके से एंजॉय करिए, और मॉर्निंग में ही अपने दिन को देखिए कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है, और शाम तक उसको प्रोडक्टिवली स्टार्ट कीजिए, और फिर उसको चेक भी करिए, अपने दिन पर नजर रखिए कि आप लोगों ने कैसे उसको यूटिलाइज किया है, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप लोगों की लाइफ में आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।